आमतौर पे ना जब भी हम किसी साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? मतलब वही सफेद कोट, वन वे मिरर और एकदम साफ सुथरा कंट्रोल्ड माहौल। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा सेफ एनवायरनमेंट जहाँ इंसान के बिहेवियर को आराम से टेस्ट किया जा सके। एग्जैक्टली। लेकिन आज की इस डीप डाइव में हम जिस चीज पर बात कर रहे हैं वो मनोविज्ञान के इतिहास की सबसे गहरी इनसाइट्स हैं, और ये किसी एसी वाले कमरे से नहीं आई। यही इतिहास की सबसे खौफनाक और क्रूर जगह से, ऑश्विट्ज के यातना शिविर से। हाँ, जहाँ मतलब कोई थ्योरी काम नहीं कर रही थी, वहाँ इंसान का सीधा सामना मौत और बर्बरता से हो रहा था। सही कहा, और यही हमारी आज की इस चर्चा का फोकस है। विक्टर फ्रैंकल के नोट्स और उनके अनुभव जो हमें एक ऐसे अंधेरे में ले जाते हैं जहां इंसान से उसकी आजादी, उसका नाम सब छीन लिया जाता है। कपड़े तक उतार लिए जाते हैं, उसे सिर्फ एक नंबर बना दिया जाता है, एक तरह से एक नंगा वजूद या नेकेड एग्जिस्टेंस। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब किसी इंसान के पास खोने के लिए अपनी जान के अलावा कुछ ना बचे तो उसके दिमाग के भीतर क्या होता है? क्या वो पूरी तरह से एक जानवर बन जाता है, या फिर क्या वो कोई ऐसी परम मानसिक आजादी हासिल कर लेता है जिसे बाहर की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है। ये आज के मानव मनोविज्ञान को समझने की एक मास्टर की है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है ना? एग्जैक्टली। ये इस बात का विज्ञान है कि हमारा दिमाग खुद को टूटने से कैसे बचाता है। नोट्स में जिस पहली मनोवैज्ञानिक स्थिति का जिक्र है वो है डिल्यूजन ऑफ रिप्रीव, बरी होने का भ्रम। हाँ, मौत के ठीक पहले दिमाग ये झूठी उम्मीद पैदा करता है। मतलब इंसान मौत के दरवाजे पर है, उसे गैस चेंबर की तरफ ले जाया जा रहा है, लेकिन उसका दिमाग कह रहा है कि शायद ये सिर्फ एक शावर है। वाकई, मतलब मौत सामने खड़ी है और दिमाग खुद से झूठ बोल रहा है कि शायद आखिरी पल में कोई चमत्कार होगा। हाँ, और इसके पीछे एक पूरा इवोल्यूशनरी और बायोलॉजिकल मैकेनिज्म काम कर रहा है। वो कैसे? देखिए, अगर इंसान का नर्वस सिस्टम अचानक से अपने सामने खड़ी 100% क्रूर वास्तविकता को प्रोसेस करने की कोशिश करे तो क्या होगा? वो ओवरलोड होके तुरंत शटडाउन हो जाएगा। मतलब इंसान तो शाब्दिक अर्थों में पागल ही हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए दिमाग एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये झूठी उम्मीद पैदा करता है। ये डिनायल या इनकार कोई कमजोरी नहीं है, ये दिमाग का एक ढाल है ताकि इंसान उस पहले झटके को बर्दाश्त कर सके। अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़े ना, तो हम देखते हैं कि लोग आज भी इसी झूठी उम्मीद के सहारे भारी समस्याओं को टालते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। मतलब कोई गंभीर बीमारी के लक्षणों को इग्नोर करता रहता है कि अरे ये तो अपने आप ठीक हो जाएगा, या कोई भारी कर्ज में डूबने के बाद भी सोचता है कि अचानक कहीं से लॉटरी लग जाएगी। सही बात है। दिमाग हमेशा उस चमत्कार की तलाश में रहता है ताकि उसे कड़वी सच्चाई ना देखनी पड़े। लेकिन ऑश्विट्ज जैसी जगह पर जब वो भ्रम टूटता होगा तब क्या होता है? तब आता है वो असली शॉक। जब कैदियों का ये भ्रम टूटता था तो पहली प्रतिक्रिया चीखने या रोने की नहीं होती थी। तो क्या होती थी? वे पूरी तरह से सुन्न हो जाते थे, और कुछ हफ्तों के बाद जब रोज आंखों के सामने मौत, खून, भूख और यातना एक रूटीन बन जाए तो दिमाग एपैथी में चला जाता है। एपैथी यानी पूरी तरह से भावनाहीनता की स्थिति। एग्जैक्टली। इंसान के अंदर कुछ महसूस करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। ये एपैथी वाला हिस्सा पढ़ते हुए ना सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, वो बहुत डिस्टर्बिंग है। मतलब एक जगह जिक्र है कि कैसे एक कैदी अपने साथी को मरते हुए देखता है और उसके मन में कोई दुख या हमदर्दी नहीं आती। उसका दिमाग सिर्फ ये कैलकुलेट कर रहा है कि क्या मैं इसके जूते ले सकती हूँ या आज मुझे इसके हिस्से का सूप मिल जाएगा। बाहरी नजरिए से तो लगेगा कि ये इंसान अपनी इंसानियत ही खो चुका है, एक जानवर बन गया है। सोशियोलॉजी के नजरिए से वो क्रूर लग सकता है, लेकिन न्यूरोलॉजी के नजरिए से ये एपैथी एक बेहद एडवांस्ड सर्वाइवल टूल है। सर्वाइवल टूल? वो कैसे? देखिए, जब कोई रोज मौत देख रहा है, शारीरिक यातना से रहा है, तो उसका दिमाग हर बार दुखी होकर रोकर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं कर सकता। इमोशंस में बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी और कैलोरी खर्च होती है। ओह, मैं समझ रही हूँ। इसे ना हम ऐसे देख सकते हैं जैसे एक कंप्यूटर पर एक साथ 100 भारी सॉफ्टवेयर खोल दिए गए हो। हाँ, बहुत अच्छा एनालॉजी है। मतलब अगर वो फुल कैपेसिटी पर चला तो प्रोसेसर ओवरहीट होकर जल जाएगा या सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो मदरबोर्ड खुद को बचाने के लिए क्या करता है? वो बाकी चीजें बंद कर देता है।
बिल्कुल, वो सारे बैकग्राउंड एप्लीकेशंस, डिस्प्ले एनिमेशंस ज़बरदस्ती शटडाउन कर देता है। हमारा दिमाग भी ठीक ऐसा ही करता है। वो सारे इमोशंस को टास्क मैनेजर से एंड कर देता है ताकि कोर सिस्टम यानी सिर्फ सांस लेते रहना चलता रहे। एग्जैक्टली ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर बंद करना नहीं है, हार्डवेयर ही बदल जाता है। वाओ। और इसी शटडाउन मोड के दौरान एक और अजीब बदलाव आता है। इंसान अपनी ही जिंदगी को एक तीसरे व्यक्ति यानी थर्ड पर्सन के नजरिए से देखने लगता है, जैसे किसी और की जिंदगी चल रही हो। हाँ, एक तरह की डार्क क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। इंसान खुद से डिटैच होकर सोचता है, क्या ये शरीर कल सुबह तक जिंदा रहेगा? क्या इसे आज खाने को मिलेगा? ये जो ऑब्जेक्टिव डिटैचमेंट है ना, ये शारीरिक दर्द से दिमाग को अलग करने का एक अचूक तरीका है। तो मतलब जब बाहरी दुनिया से भावनाएं पूरी तरह कट गईं, जब इंसान सुन्न हो चुका है और बाहर सब कुछ छिन गया है, तब सवाल ये उठता है कि उस इंसान के पास बचता क्या है। और यहीं से ये नोट्स हमें उस परम आजादी की ओर ले जाते हैं। दुनिया किसी की संपत्ति, परिवार, यहाँ तक कि शरीर पर भी कब्जा कर सकती है, लेकिन एक आखिरी आजादी है जिसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, किसी भी हालात में अपना नजरिया या एटीट्यूड चुनने की आजादी। बिल्कुल, और यही वो नींव है जिस पर लोगोथेरेपी का पूरा विज्ञान खड़ा है। लोगोथेरेपी, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, अगर हम मनोविज्ञान का इतिहास देखें तो सिगमंड फ्राइड का मानना था कि इंसान मुख्य रूप से मजे या प्लेजर के लिए जीता है। हाँ, वो हमेशा सुख की तरफ भागता है। और एल्फ्रेड एडलर का सिद्धांत था कि इंसान ताकत या पावर के लिए जीता है। लेकिन विक्टर फ्रैंकल का अनुभव इन दोनों थियरीज को खारिज कर देता है, क्योंकि यातना शिविर में तो मजा और ताकत दोनों जीरो हो जाते हैं। एग्जैक्टली। फिर भी वो जीवित रहता है। क्यों? क्योंकि इंसान मूल रूप से अर्थ या मकसद के लिए जीता है। फ्रेडरिक नीचे का वो मशहूर कथन है ना, जिसके पास जीने का एक बड़ा क्यों है, वो दुनिया का कोई भी कैसे सह सकता है। एक सेकंड रुकिए मैं यहाँ ना थोड़ा असहमति जताना चाहूंगी। हाँ, बताइए। देखिए, ये बातें फिलॉसफी की किताबों में पढ़ने में बहुत महान लगती हैं, लेकिन जरा जमीनी हकीकत पर सोचिए। एक इंसान जो सचमुच भूख से मर रहा है, हड्डियां गल रही हैं, कोड़े पड़ रहे हैं, उसे अगर हम कहें कि तुम्हारी परम आजादी तुम्हारा नजरिया है, अपना मकसद ढूंढो, तो क्या ये एक मजाक नहीं है? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। मतलब क्या ये चरम पीड़ा के बीच खुद को एक झूठी तसल्ली देना नहीं हुआ? शारीरिक रूप से टूटते इंसान के लिए नजरिया बदलने से जमीन पर क्या ही फर्क पड़ेगा? ये संदेह बहुत स्वाभाविक है, लेकिन देखिए, मकसद या मीनिंग कोई बनी बनाई चीज नहीं है जो पहाड़ की चोटी पे रखी है। तो फिर ये कहाँ है? ये फैक्ट्स में मौजूद नहीं होता। ये इस बात में होता है कि उन फैक्ट्स की व्याख्या या इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है। जीवन इंसान से ये नहीं पूछता कि वो क्या चाहता है, बल्कि जीवन मुसीबतें डालकर इंसान से एक सवाल पूछता है कि अब इस हालत में तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या है। मतलब चॉइस हमारे हाथ में है। हाँ, जब कोई व्यक्ति अपने भयंकर दर्द को एक जिम्मेदारी या टास्क मान लेता है, ये सोचकर कि मुझे इस दर्द को इतने सम्मान से सहना है कि मेरे अंदर का इंसान ना मरे, तो वो दर्द सिर्फ दर्द नहीं रहता, वो एक बलिदान बन जाता है। बिल्कुल। न्यूरोलॉजी साबित करती है कि जैसे ही दिमाग दर्द के साथ एक बड़ा मकसद जोड़ लेता है, तो शरीर की दर्द सहने की क्षमता बायोलॉजिकली कई गुना बढ़ जाती है। वाह। इंसान सिर्फ इसलिए नहीं मरता कि शरीर टूट गया है, वो तब मरता है जब दिमाग को लगता है कि अब इस दर्द का कोई मतलब नहीं बचा। ये तो बहुत ही शक्तिशाली बात है। मतलब दर्द एक जिम्मेदारी बन जाता है। इस नजरिए से देखें तो मकसद 3 रास्तों से मिल सकता है। कोई बड़ा काम करके, किसी से गहरा प्यार करके, या फिर अपने दर्द के प्रति अपना नजरिया बदलकर। एग्जैक्टली। लेकिन मकसद तय हो भी गया तो रोज सुबह उस खौफनाक टॉर्चर का सामना करने के लिए दिमागी तौर पर कुछ तो टूल चाहिए होगा ना। रोजमर्रा के उस खौफ को संभालने के लिए नोट्स में कुछ बेहद व्यवहारिक हैक्स दिए गए हैं। हाँ, डार्क साइकोलॉजिकल हैक्स। और उनमें सबसे पहला है दिमाग का अदृश्य किला या इनर स्ट्रॉन्गहोल्ड बनाना। ये क्या होता है? जब बाहरी दुनिया सचमुच का नर्क बन जाए, हर तरफ मौत हो, तो इंसान को अपने दिमाग के भीतर एक सुरक्षित मानसिक दुनिया बनानी पड़ती है। हाँ, जैसे फ्रैंकल का वो अनुभव जब उन्हें कड़ाके की ठंड में फटे जूतों के साथ मीलों बर्फ में पैदल चलाया जा रहा था, गार्ड्स मार रहे थे।
लेकिन मानसिक रूप से वो अपनी पत्नी के साथ एक गहरी बातचीत कर रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी पत्नी जिंदा भी है या नहीं, लेकिन वो दिमागी बातचीत उनके दिमाग को एक सेफ स्पेस दे रही थी। और वो मानसिक किला उन्हें उस बाहरी बर्बरता से अछूता रखता था। इसके साथ ही एक और चौंकाने वाला टूल है, डार्क ह्यूमर। काले मजाक की ताकत, मतलब यातना शिविर में मजाक। ये तो बहुत विरोधाभासी लगता है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म बहुत स्पष्ट है। डर की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो आपको पूरी तरह जकड़ लेता है। हाँ, इंसान फ्रीज हो जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने सबसे बड़े डर या सबसे दयनीय हालत पर हंसने की क्षमता जुटा लेता है, तो वो पल भर के लिए ही सही उस डर से ऊपर उड़ जाता है। मतलब हंसी उस खतरे को कम कर देती है। बिल्कुल, हंसी दिमाग के उस हिस्से को शांत कर देती है जो खतरे को प्रोसेस करता है। ये एक तरह की मानसिक बगावत है जो तानाशाह को बताती है कि तुम मेरे शरीर को कुचल सकते हो, लेकिन मेरी हंसी नहीं। कमाल की बात है। और डर और दर्द को समझने का एक और बहुत दिलचस्प नजरिया है, तुलना की मौत। इसमें दर्द की तुलना एक गैस से की गई है। मतलब अगर एक खाली कमरे में थोड़ी सी भी जहरीली गैस छोड़ें तो वो एक कोने में नहीं रहती, पूरे कमरे में फैल जाती है। एग्जैक्टली। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। इंसान का दर्द भी ऐसा ही होता है ना। दुनिया के लिए कोई दर्द छोटा हो सकता है, जैसे ऑफिस की पॉलिटिक्स या एग्जाम में फेल होना, और कोई दर्द ऑश्विट्ज जितना बड़ा। हाँ, लेकिन जिस पर बीत रही है उसका दर्द उसके पूरे दिमाग और आत्मा को गैस की तरह भर देता है। इसलिए मेरा दर्द तुम्हारे दर्द से बड़ा है, ये तुलना करना ही बेवकूफ़ी है। बिल्कुल, दर्द हमेशा निरपेक्ष या एब्सोल्यूट होता है। और जब ये डर पूरे दिमाग में भर जाए तो उससे निपटने के लिए एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन, विरोधाभासी इरादा। हाँ, ये डर की न्यूरोलॉजी को हैक करने का तरीका है। ये कैसे काम करता है? अमूमन जब किसी चीज से डर लगता है तो इंसान उससे भागता है, और ये भागना दिमाग के एमिगडाला को सिग्नल देता है कि खतरा बहुत बड़ा है, जिससे शरीर में एड्रेनालिन बढ़ता है और एक लूप बन जाता है। बिल्कुल। तो पैराडॉक्सिकल इंटेंशन कहता है कि डर को डराओ, डर से भागने के बजाय उसे चुनौती दो। कोई उदाहरण? जैसे अगर किसी को स्टेज पर जाने से पैनिक अटैक आता है या पसीना आता है, तो वो जानबूझकर सोचे कि आज तो मैं इतना पसीना बहाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे, इतना कांपूंगा कि रिकॉर्ड टूट जाएगा। वाकई? हाँ, जब आप अपने डर को खुलकर आमंत्रित करते हैं तो दिमाग का थ्रेट रिस्पॉन्स पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, एड्रेनलिन की सप्लाई कट जाती है और डर खत्म हो जाता है, क्योंकि अब वो कोई खतरा नहीं रहा बल्कि एक चुनाव एक्शन बन गया है। ये तो डर को मात देने का एक बेहतरीन हैक है। और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है, हाइपर इंटेंशन, ज्यादा चाहने का जाल, जो पैराडॉक्सिकल इंटेंशन का उल्टा है। हाँ, ये समझाता है कि जब हम किसी चीज के पीछे बहुत अग्रेसिव होकर भागते हैं तो वो उतनी ही दूर भागती है, जैसे नींद। बिल्कुल, नींद आक्रामकता से नहीं आ सकती। अगर रात को बिस्तर पर लेटकर कोई खुद से कहे मुझे सोना ही होगा, सुबह जल्दी उठना है, तो नींद पूरी तरह उड़ जाएगी। एग्जैक्टली। दिमाग के जो सबसे गहरे फंक्शन है या जीवन की बड़ी उपलब्धियां जैसे खुशी या सफलता, वे फोर्स से हासिल नहीं होती, वो समर्पण मांगती हैं। हाँ, जब आप किसी बड़े मकसद में खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं तो सफलता एक बाई प्रोडक्ट के रूप में अपने आप पीछे आ जाती है। ये एक बहुत ही गहरा जीवन दर्शन है, और ये दर्शन हमें उस बिंदु की ओर ले जाता है जहां ये पूरी कहानी एक नया मोड़ लेती है। वो दिन जब भयानक यातना शिविर आखिरकार खत्म हुआ और कैदियों को आजादी मिली। आमतौर पर फिल्मों में दिखाते हैं कि गेट खुला और लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन वास्तविकता बहुत डार्क थी। यहाँ कैदियों को एक और मनोवैज्ञानिक झटका लगा, जिसे लिबरेशन शॉक कहा गया है। आजादी मिलने पर झटका, ये तो वो हमेशा से चाहते थे ना। हाँ, लेकिन लंबे समय तक भयानक ट्रॉमा सहने के बाद उनका दिमाग डीपर्सनलाइजेशन में जा चुका था। उनके दिमाग के वे रिसेप्टर्स जो खुशी महसूस करते हैं पूरी तरह सुन्न थे। जब वे आजाद हुए तो उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। फूल देखकर या खुली हवा में कोई खुशी नहीं हुई। उन्हें आजादी गेट खुलते ही नहीं मिली। उन्हें वापस इंसान बनना दोबारा सीखना पड़ा। बाप रे। और इसी आजादी के बाद के दौर में एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है, कड़वाहट और विक्टिम माइंडसेट का। हाँ, शिकार मानसिकता। जो लोग
बाहर आए उनमें से कुछ आज़ाद होकर खुद जालिम बन गए, वो दूसरों की फसलें बर्बाद करने लगे। उनका तर्क था, मेरे साथ इतना बुरा हुआ है तो अब मुझे दुनिया को तकलीफ देने का हक है। साइकोलॉजी के नजरिए से समझना बहुत जरूरी है। जो पीड़ित आजाद होकर अत्याचारी बन जाता है वो असल में कभी आजाद हुआ ही नहीं, वो अभी भी मानसिक रूप से उसी शिविर में बंद है। बिल्कुल, मेरे अतीत ने मुझे कुचल दिया इसलिए मैं ऐसा बन गया। ये एक कमजोर दिमाग की निशानी है। असली आजादी माफ करके आगे बढ़ने में है। और सोचिए, ये हिस्सा आज की मॉडर्न दुनिया पर कितनी गहराई से लागू होता है। आज लोग किसी ऑशविट्स में बंद नहीं है, उनके पास आजादी है, लेकिन फिर भी समाज में अजीब तरह का खालीपन है। हाँ, स्रोत सामग्री में एक बहुत ही रोचक टर्म है, संडे न्यूरोसिस या छुट्टी के दिन का डिप्रेशन। ये तो आज के समाज की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब तक हफ्ते भर लोग काम में या मीटिंग्स में बिजी रहते हैं, दिमाग डिस्ट्रैक्टेड रहता है, और जैसे ही शुक्रवार रात को लैपटॉप बंद होता है या रविवार का खाली दिन आता है तो एक अजीब सी बेचैनी घेर लेती है। एग्जैक्टली। और इसी बेचैनी से बचने के लिए लोग लगातार फोन स्क्रॉल करते रहते हैं, OTT पर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं ताकि उन्हें खुद के साथ अकेले न बैठना पड़े। क्योंकि जब शोर बंद होता है तो उन्हें अपने जीवन की अर्थहीनता दिखने लगती है। इसे एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम कहते हैं। और इसी अर्थहीनता के कारण लोग भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, जब खुद नहीं पता कि मकसद क्या है तो जो भीड़ कर रही है वही करने लगते हैं, या फिर किसी ऐसे की तलाश करते हैं जो बताए कि क्या करना है। और इस खालीपन से बचने का एक और खतरनाक तरीका है अतीत की ओर देखना, जिसे रेट्रोस्पेक्शन कहा गया है। इंसान पुराने दिनों की यादों में खोया रहता है, वो भी क्या दिन थे। लेकिन नोट्स साफ बताते हैं कि शिविरों में भी जो कैदी अतीत के सुखों के बारे में सोचते थे वे सबसे पहले टूट गए। मतलब अतीत की मीठी यादें असल में एक मीठा जहर है। बिल्कुल। जीवित रहने के लिए निर्मम होकर अपना सारा फोकस भविष्य की ओर लगाना पड़ता है। भविष्य का एक मकसद, मुझे बाहर निकलकर किताब पूरी करनी है या किसी अपने से मिलना है, यही वो लंगर है जो तूफान में बहने से रोकता है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत जरूरी विचार आता है, रैडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज हर कोई आजादी चाहता है लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही है रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी। हाँ, आजादी बिना जिम्मेदारी के सिर्फ तबाही है। हालात पर सिर्फ रिएक्ट करना जानवरों का काम है। इंसान की खूबी यह है कि वो हालात और प्रतिक्रिया के बीच के गैप को पहचानकर बुद्धिमानी से रिस्पॉन्ड कर सकता है। हर व्यक्ति को यह सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि उसकी खुशी या दुख का 100% जिम्मेदार वो खुद है। बिल्कुल। सिस्टम, समाज या किस्मत को दोष देना सिर्फ एक बहाना है। सही बात है। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा के धागों को समेटें तो ये एक क्रूर लेकिन असीमित ताकत देने वाली सच्चाई पे खत्म होती है। दुनिया कितनी भी अनुचित हो, हालात कितने भी भयानक हों, इंसान के दिमाग और उसकी आत्मा की मास्टर की सिर्फ उसके अपने हाथ में होती है। दर्द, दुख और संघर्ष जीवन का हिस्सा हैं, उनसे बचा नहीं जा सकता। लेकिन ये दर्द या तो एक इंसान को तोड़कर राख कर देता है या उसे जलाकर फौलाद बना देता है। वाकई सब इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान उस दर्द को क्या अर्थ देता है। जब एक बार समझ आ जाए कि मकसद परिस्थितियों में नहीं, नजरिए में है, तो एक ऐसी आजादी मिलती है जिसे कोई नहीं छीन सकता। इंसान की आत्मा अजेय हो जाती है। ये मनोविज्ञान और इंसानियत की सबसे गहरी समझ है। हमने शुरुआत की थी उस खौफनाक जगह से जहां सब कुछ छीनकर एक नंगा वजूद छोड़ दिया गया था, और हमने देखा कि उस नंगे वजूद के पास भी चुनाव करने की आजादी हमेशा जिंदा रहती है। बिल्कुल। अब इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर हम सबको चिंतन करना चाहिए। हम जान चुके हैं कि अर्थ तथ्यों में नहीं बल्कि उस नजरिए में होता है जो हम उन तथ्यों को देते हैं। तो सोचिए, आज आपकी जिंदगी में जो सबसे साधारण या भारी तनाव है, चाहे वो ऑफिस की राजनीति हो, कैरियर की टेंशन हो या कोई निजी संघर्ष, क्या कोई उस तनाव को महज एक मुसीबत मानकर हार मान लेता है, या फिर क्या उस दर्द को अपनी मानसिक मजबूती परखने और अजेय बनने के लिए एक अल्टीमेट ट्रेनिंग ग्राउंड का रूप दिया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। चुनाव हमेशा इंसान के अपने हाथ में होता है।